स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आईएएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल पर, जहां मैं अमित तोमर आप लोगों के साथ चर्चा कर रहा हूं आगामी होने वाली यूपी पीसीएस की मेंस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भूगोल विषय पर। और भूगोल विषय के प्रश्न जो है पेपर 1 में भी आपसे पूछे जाते हैं। आपसे उत्तर प्रदेश के भूगोल के संदर्भ में पेपर 6 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित तो हम लोगों ने चर्चा पिछली क्लास में हम लोगों ने की थी। आज उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं और आज हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हम लोग किन चीज़ों पर बात करेंगे या किस टॉपिक से संबंधित हम लोगों की चर्चा होगी जिससे क्वेश्चन पूछने की संभावना खूब बनी रहती है। आज हम लोग बात करेंगे नेचर ऑफ सरफेस एंड फिजियोग्राफिक रीजन। जी हाँ, यानी कि कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के सतह की प्रकृति किस प्रकार की है और इसका भौतिक विभाजन किस प्रकार से है, इसको हम लोग समझेंगे। जब हम लोग उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन पर चर्चा करते हैं, इसके भौतिक सतह का प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को समझना होता है। कारण क्या है? कारण यह है कि उत्तर प्रदेश से उत्तर में या उत्तर पश्चिमी भाग में हमें एक और राज्य का विस्तार दिखाई देता है वर्तमान समय में, जिसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। और उत्तराखंड राज्य का निर्माण जो हुआ, यह हुआ नवंबर वर्ष 2000 में। और नवंबर वर्ष 2000 में जब उत्तर प्रदेश से ही अलग करके एक उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया, तो उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन का स्वरूप बदल गया। जी हाँ, यानी कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के यानी 9 नवंबर वर्ष 2000 में उत्तराखंड के गठन होने से पहले यह राज्य अपने उत्तरी भाग में पर्वतीय क्षेत्रों का विस्तार रखता था, या कहा जाए उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में हमें पर्वतीय क्षेत्रों का या पर्वतों का विस्तार दिखाई देता था। आज यह पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। क्यों? क्योंकि वह क्षेत्र उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत चला गया। अब इस पर्वतीय क्षेत्र से सटा हुआ तराई व भाभर क्षेत्र तक सकरी पट्टी के रूप में फैला हुआ हमें एक भाग दिखाई देता है, या फिर कहें सहारनपुर जिले के उत्तरी भाग में शिवालिक पहाड़ी एवं सकरी पेटी के रूप में विस्तृत हम लोगों को शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार दिखाई देता है। सहारनपुर के बहुत उत्तरी भाग में हम लोग को इसका विस्तार दिखाई देता है। फिर इसके दक्षिण में हमें विशाल गंगा का मैदान दिखाई देता है, और फिर उसके भी दक्षिण में हम लोगों को उत्तर प्रदेश का दक्षिणी पठारी भाग दिखाई देता है, जिसके अंतर्गत हम लोग बुंदेलखंड को देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बघेलखंड क्षेत्र को देखते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो यह इस उत्तर प्रदेश राज्य का जो भौतिक विभाजन है वर्ष 2000 के बाद कुछ परिवर्तित हुआ है। तो अब ऐसे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। किस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है? अगर हम लोग बात करें, प्रश्न हो सकता है कि उत्तर प्रदेश को भौतिक प्रदेश में बांटिए, उत्तर प्रदेश को भौतिक प्रदेश में बांटिए तथा प्रत्येक के बारे में बताइए। यानी कि हमें यहाँ क्वेश्चन में दो चीजों को ध्यान में रखना है। पहला तो उत्तर प्रदेश के भौतिक क्षेत्र के बारे में बात करना है, फर्स्ट फोकस पॉइंट हो गया हमारा ये। और दूसरा कि प्रत्येक के बारे में बताना है। तो नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट हो गया यह, यानी कि हमें जो प्रश्न के लेखन की या आंसर राइटिंग की जो शुरुआत करनी है, पहले उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे, क्या है, कैसे, किस तरीके से। फिर उसके भौतिक विभाजन को बताएंगे कि साहब इतने प्रकार से हमें उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन दिखाई देता है। और फिर उन विभाजन को हम एक एक करके यहाँ एक्सप्लेन करेंगे कि साहब कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। तो अब अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के संदर्भ में, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया इंट्रोडक्शन में, जो आप लोगों को लिखना है, इंट्रोडक्शन में जो आप लिखोगे, आप लिखोगे नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य के निर्माण के बाद
उत्तर प्रदेश के उत्तर में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र राज्य से लगभग अलग हो गया। लगभग क्या हो गया? अलग हो गया। फिर हम लोग कहेंगे कि अब यह पर्वतीय क्षेत्र से सटा हुआ तराई व भाबर क्षेत्र एक सकरी पट्टी के रूप में दिखाई देता है। अब पर्वतीय क्षेत्र से संलग्न संलग्न तराई व भाबर प्रदेश एक सकरी पट्टी के रूप में सकरी पट्टी के रूप में प्रदेश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। दिखाई देता है। आप यह लिखेंगे। फिर आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य की धरातलीय दशा का अध्ययन इसको 4 भौतिक प्रदेशों में रखकर किया जा सकता है। अब कई किताबें ऐसी हैं जिनमें उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन को 3 भाग में दिखाया गया है। आपको लगेगा कि सर आप 4 क्यों कह रहे हो, 3 भाग में ही तो है। लेकिन अगर हम थोड़ा ढंग से और कुछ अच्छी किताबों का अध्ययन करें तो वो आज भी उत्तर प्रदेश के 4 भौतिक विभाजन करते हैं। हालांकि जो चौथा विभाजन है वह बहुत ही सकरी पट्टी के रूप में बहुत छोटे से क्षेत्र में हम लोगों को दिखाई देता है। खैर, तो हम लोग लिखेंगे इस प्रकार, उत्तर प्रदेश का के भौतिक विभाजन का अध्ययन निम्न रूप में दिखाई देता है। आप 3 या 4 मत लिखिएगा, निम्न रूप में दिखाई देता है। दिखाई देता है। आपको मैं फिर से कह रहा हूं कि आप 3 या 4 मत लिखिएगा, आप निम्न रूप में दिखाई देता है बस इस तरीके से लिखिएगा। और फिर आपको क्या करना है, ऐसे करके आप बनाएंगे उत्तर प्रदेश का भौतिक विभाजन विभाजन। फिर चारों भागों को करेंगे और फिर इनको एक्सप्लेन करेंगे। पहला, शिवालिक पहाड़ी प्रदेश, पहाड़ी प्रदेश। दूसरा, भाबर व तराई प्रदेश, प्रदेश। तीसरा, गंगा का मैदान, और चौथा, दक्षिणी पठारी क्षेत्र।
दक्षिणी पठारी क्षेत्र। आई होप यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। अब आपको क्या करना है कि क्या सर मैप बनाएं यहां पर, क्या मैप हमें जरूरी है बनाना? तो हाँ, अगर आप मैप बनाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अब इन्हीं चारों क्षेत्र को आप कैसे दिखाएं मैप में? तो आप कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं। यहाँ सहारनपुर के बिल्कुल उत्तर में लगभग 40 किलोमीटर की लंबाई में और 10 किलोमीटर की चौड़ाई में यह हमें शिवालिक क्षेत्र दिखाई देता है। शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र ये आप लोगों को दिखाई देता है। फिर दूसरा भाबर एवं तराई क्षेत्र की अगर बात हो, तो भाबर एवं तराई क्षेत्र को आप यहां से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखनऊ, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर के पडरौना तक आपको यह जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, अब मैं इसको ऐसे करके बनाऊंगा। देखिए ऐसे कर, तो उत्तर पश्चिम में यह भाग चौड़ा है और जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ते जाएंगे यह भाग सकरा होता चला जाता है। यह कहलाता है आपका भाबर एवं तराई प्रदेश। भाबर एवं तराई प्रदेश या क्षेत्र, ये हो गया आपका। फिर तीसरा आप लोगों को दिखाना है गंगा नदी के मैदानी क्षेत्र को या गंगा के मैदान को आप लोगों को दिखाना है। तो आपको यहां से यह और फिर ऐसे कर यह क्षेत्र जो आप दिखाएंगे ये दिखाएंगे गंगा का मैदान। यह गंगा का मैदान और फिर यह जो क्षेत्र आप लोग दिखाएंगे यह क्षेत्र, यह चौथा भाग होगा दक्षिणी पठारी प्रदेश। अब अगर आपने यह अपने मैप पर भी मेंशन कर दिया तो आपके लिए यह बहुत लाभदायक होगा आंसर राइटिंग के लिए। जी हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। अब बात आती है कि सर लिखेंगे कैसे। तो अब पहले पार्ट को, क्योंकि आपने क्वेश्चन को देखा कि क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था क्या, भौगोलिक प्रदेश, तो भौगोलिक प्रदेश में आप लोगों ने बांट दिया, यहाँ पर मैप में आपने इसको दिखा भी दिया। और अब आगे उसने पूछा है प्रत्येक के बारे में बताइए। अब इन चारों भाग के बारे में आप लोग बताएंगे, जिसको हम लोग एक एक करके लिखेंगे। यह बहुत जरूरी चीज है अगर आपने इस तरीके से नहीं किया, क्योंकि अगर आप देखेंगे यह क्षेत्र, अगर आप देखेंगे यह क्षेत्र देखेंगे तो यह यमुना नदी ऐसे करके आ रही है, इधर से देखेंगे तो गंगा नदी ऐसे करके आ रही है और यह आकर यहाँ प्रयागराज में दोनों मिल जा रही हैं। तो यह जो पूरा क्षेत्र है गंगा नदी के मैदान का क्षेत्र है और यह भाबर प्रदेश के रूप में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आपके मैप पर अगर आपने इसे शो किया तो आपको बहुत लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को पता है कि कहां पर कैसे किस तरीके से चीजें हैं। ऐसा नहीं कि खाली बस उसने रट्टा मारा हुआ है और वो लिखने के क्रम में आ गया। इसी प्रकार की चीजों को सिखाने के लिए किस प्रकार से आपके
यूपी ज्योग्राफी या उत्तर प्रदेश का भूगोल हो, चाहे वो भारत का भूगोल हो, चाहे वह विश्व का भूगोल हो, और उत्तर प्रदेश की मेंस की परीक्षा के जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यानी आप लोगों के लिए आईएस ज्योग्राफी बाबा यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये मैं आपको बता रहा हूँ कि प्ले स्टोर से ज्योग्राफी बाबा ऐप अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो इन्हीं को ही बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाने के लिए आप लोगों के लिए शुरू किया गया है क्या, एक बैच जिसका नाम है ललकार बैच, जिसकी वैलिडिटी मेंस एग्जाम तक रहेगी। और इसके अंतर्गत आपको बढ़िया तरीके से सिलेबस को ध्यान में रखते हुए विश्व का भूगोल, भारत के भूगोल के साथ साथ यूपी के भूगोल यानी उत्तर प्रदेश के भूगोल को पढ़ाया जाएगा। और यह आपके लिए बहुत फायदेमंद बैच है, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी बड़े संस्थान को अगर आप लोग देखेंगे, बड़े संस्थान को लेंगे, वहां की फीस भी ज्यादा है, सब्जेक्ट भी वो सारे कवर कराएंगे, लेकिन कम समय में सभी सब्जेक्ट को कवर कराना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। एंड टाइम में क्या छोड़ें क्या पढ़ाएं वाली स्थिति हो जाती है, और आपके पास उत्तर लेखन यानी आंसर राइटिंग का समय उतना प्रैक्टिस के लिए बचता नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये ललकार बैच शुरू किया गया है, और इस बैच की फीस मात्र 2299 रुपए है, और इस बैच की शुरुआत हो रही है 10 जनवरी 2025 से। तो अगर आपको लाभ लेना है, फाइनल सिलेक्शन पाना है, मेंस क्लियर करना है, तो आप आज ही प्ले स्टोर से ज्योग्राफी बाबा ऐप को डाउनलोड करिए और इनरोल कराइए इस बैच में। चलिए फिर से आते हैं कि साहब अब हम लोग सर लिखेंगे कैसे, अब हम इसको लिखेंगे कैसे, एक एक चीज के बारे में हम किस तरीके से लिखेंगे। तो आप लोग शिवालिक पहाड़ी प्रदेश के बारे में लिखोगे। आप लिखोगे कि राज्य के सहारनपुर जिले में इसके उत्तरी भाग में 40 किलोमीटर की लंबाई में और लगभग 10 किलोमीटर की चौड़ाई में इसका विस्तार मिलता है। ठीक है ना, कहा सहारनपुर के उत्तर में 40 किलोमीटर की लंबाई में व 10 किलोमीटर की चौड़ाई में इसका विस्तार मिलता है। का विस्तार मिलता है, आप यह लिखेंगे वहां पर। फिर लिखेंगे यह बाह्य हिमालय का भाग है, यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है, यह मायोसिन से लेके प्लिस्टोसिन बालू कंकड़ तथा संपीड़नात्मक शैल कंग्लोमरेट रॉक्स की मोटी परत से निर्मित है। कौन सा वाला भाग, यह वाला भाग जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला भाग इसकी बात कर रहे हैं। इसका धरातल ऊंचा नीचा है, ढाल बहुत तेज है, भूस्खलन व भारी कटाव के कारण यहाँ गहरी व चौड़ी घाटियां पाई जाती हैं। शिवालिक पहाड़ियों की जल विभाजक रेखा द्वारा इसकी उत्तरी सीमा का निर्धारण होता है। क्लियर है यहां तक, इसका किसका उत्तरी सीमा का क्या होता है, निर्धारण होता है। यह बात आप लोग शिवालिक प्रदेश के संदर्भ में यहां पर लिखेंगे। फिर बात आती है कि सर भाबर एवं तराई क्षेत्र के संदर्भ में क्या लिखेंगे। भाबर एवं तराई क्षेत्र के संदर्भ में आप लोग यह लिखेंगे कि साहब भाबर एवं तराई प्रदेश के संदर्भ में आप लिखेंगे कि इस प्रदेश का विस्तार पश्चिम में सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिणी भाग से लेकर पूरब में कुशीनगर के पडरौना तक एक पतली सी पट्टी के रूप में भावर और तराई के नाम से इस क्षेत्र का विस्तार दिखाई देता है। यह पेटी सहारनपुर के साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर तक विस्तृत मिलती है। शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में इसमें चिपका होने के कारण या उससे संलग्न होने के कारण यह पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वत पदीय क्षेत्र है। कंकड़ पत्थरों से ढका होने के कारण इस प्रदेश का आधा ऊपरी भाग
तेज ढाल रखता है। यानी कि अगर हम इसको भी अगर कैटेगराइज करें तो इसका यह जो भाग है, यह 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 यहाँ पर नदियों द्वारा लाए गए हिमालय के बड़े बड़े पत्थर, कंकड़, रेत इनका दिखाई देता है। जहां नदियां आती हैं जब, तो यहाँ आकर इस क्षेत्र में नदियां जैसे ही पहुंचती हैं तो यहाँ पर क्या हो जाती हैं, वह गुम हो जाती हैं, बड़े बड़े पत्थरों के, कंकड़ों के क्षेत्र के नीचे से निकलती हैं और फिर निकलकर यह वाले क्षेत्र में आती हैं, तो यह तराई क्षेत्र हो जाता है। यह कौन सा? तराई क्षेत्र के रूप में हम लोगों को दिखाई देने लगता है। आई होप यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कंकड़ पत्थर से ढका होने के कारण इस प्रदेश का आधा ऊपरी भाग तेज ढाल का है और दक्षिण में तराई पेटी की ओर जो ढाल है वह क्या हो गया है? मंद। और यह जो क्षेत्र है कंकड़ पत्थरों से ढका हुआ, यह जो क्षेत्र है यह भाबर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके नाम से? भाबर प्रदेश। और यह पश्चिम में चौड़ा तथा पूरब में पतला होता चला जाता है। पश्चिम में लगभग में 20 से 22 किलोमीटर की चौड़ाई है और पूरब में आते आते यह 6 से 7 किलोमीटर की चौड़ाई में भाबर क्षेत्र रह जाता है। किंतु पूरब की ओर बढ़ने पर इसकी चौड़ाई जो कम होती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है। जलतल काफी निचला मिलता है इस क्षेत्र में। वर्षा काल को छोड़कर वर्ष के शेष समय जल का अभाव इस भाबर प्रदेश में हम लोगों को दिखाई देता है। क्लियर है यहां तक? अब इसी के ही दक्षिण में तराई क्षेत्र के बारे में आप लोग लिखेंगे और तराई क्षेत्र के बारे में आप लोग यहां बताएंगे कि भाबर प्रदेश के धरातल के दक्षिणी भाग में जहां धरातल पर बहता हुआ जल प्रवाहित होते हुए दिखाई देता है, दलदलीय क्षेत्र है, यहाँ आर्द्रभूमि तरीके का क्षेत्र है, मृदा बहुत उपजाऊ पाई जाती है, नदियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं है और यहाँ बारीक मृदा के कणों से या नदियों के द्वारा लाए गए कांप मृदा से इस क्षेत्र का हम लोगों को निर्माण होता हुआ दिखाई देता है। अब तीसरी बात जो आती है वह किस पर चर्चा करनी होगी हमें? गंगा के मैदान पर। अब गंगा के मैदान को आपको यहां पर लिखना होगा कि साहब गंगा के मैदान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। आप कहेंगे कि यह जो गंगा का मैदान है, यह मैदान जलोढ़ मृदा या कांप मृदा, ठीक है ना, जलोढ़ मृदा या कांप मृदा की देन है। इस जलोढ़ मृदा को गंगा की कांप के नाम से भी जाना जाता है। यह कांप रेत की कम मात्रा रखने वाली एक सख्त चिकनी मिट्टी की भांति है। राज्य के इस मैदान का विस्तार तराई प्रदेश के दक्षिणी भाग में, तराई प्रदेश के कहाँ है? दक्षिणी भाग में हमें इसका विस्तार दिखाई देता है और इस मैदान के दक्षिण में हमें दक्षिणी पठारी भूभाग दिखाई देता है। अर्थात कहा जाए उत्तरी सीमा पर पश्चिम में यमुना नदी अपनी क्या बनाती है? सीमा का निर्धारण करती है और पूरब तक यह क्षेत्र हम लोगों को फैला हुआ दिखाई देता है। यहाँ गंडक, घाघरा, गंगा कुछ भाग में सीमा बनाती हुई दिखाई देती हैं। यह क्षेत्र उपजाऊ मृदा का क्षेत्र है जो लगभग 1,49,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह पूर्णतः समतल व मंद ढाल वाला मैदान है। यहाँ पर नदियां अपनी चौड़ी घाटियों में बहती हैं तथा मोड़ बनाती हुई अनेक धाराओं में विभक्त हो जाती हैं। नदियों के मोड़ एवं मार्ग परिवर्तन को यहाँ के कारण यहाँ पर ऑक्सबो लेक, गोखुर झीलें भी दिखाई देती हैं जो इस मैदान की विशेषता है। क्योंकि हमें बिहार और इधर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को दिखाई देता है और इधर के भी कुछ क्षेत्रों में हम लोगों को पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देता है। इस मैदान की औसत ऊंचाई 150 मीटर है। उत्तरी ढाल पश्चिम से दक्षिण की ओर, पूरब व पूरब की ओर हम लोगों को दिखाई, दक्षिण पूरब व पूरब की ओर हम लोग को दिखाई देता है। तभी तो ये गंगा नदी ऐसे बहती हुई हम लोग को दिखाई दे रही है। यह मैदान को कांप मिट्टी की विशेषता या कहा जाए जलोढ़ मृदा की, इस मैदान के जलोढ़ मृदा की विशेषता व नदियों के जल प्रवाह की स्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जाता है, बांगर और खादर। इसमें बांगर एवं खादर भाग में इसे बांटा जाता है। अब बांगर क्या है? तो अब बांगर के बारे में आप वहां लिखेंगे कि यह मैदान ऊंचा भाग वाला है, ऊंचे भाग वाला यह मैदान है।
जहां सामान्य रूप से नदियों के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है। यहाँ की पुरानी जलोढ़ मृदा मध्य से ऊपर प्लीस्टोसिन काल के बीच के समय की हम लोगों को दिखाई देती है। इस मृदा का रंग हरा या इसके कंकड़ भी यहाँ पर हम लोग को दिखाई देते हैं मिलते हुए। इसकी ऊंचाई में इतना क्रमिक एवं धीमा उतार चढ़ाव है कि सरसरी दृष्टि से देखने पर लगता है कि बांगर और खादर में बहुत ही कम अंतर्दृष्टि दिखाई देने लगती है। अब अगर हम लोग बात करें खादर, तो यह नई जलोढ़ मृदा का मैदान है जो नदियों के द्वारा लाए गए जल के माध्यम या जल में भरे अवसाद के माध्यम से निर्मित है। यह वह क्षेत्र है जहां नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है। इसे नदियों के बाढ़ का मैदान या कछारी प्रदेश भी कहा जाता है। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल के कारण यहाँ पर हल्के बालू कंकड़ से युक्त यह क्षेत्र हम लोग को दिखाई देता है। यह भूमिगत जल का उत्तम संग्राहक है। यमुना, गंगा, रामगंगा, घाघरा नदियों के खादर क्षेत्र काफी बड़े एवं चौड़े हैं। गंगा व रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्र में भूड़ यानी कंकरीली जो पत्थर है, यहाँ आप लोग को दिखाई देगा, जो है मुरादाबाद और इधर के क्षेत्रों में होता हुआ आपको दिखाई देगा, उसे भूड़ कहा जाता है। रोहिलखंड का मैदान इस मैदान की ही क्या है, विशेषता है। तो गंगा के मैदान के बारे में आप ये लिखेंगे, इसमें से जो जो चीज आपको लिखनी है आप उसको लिखिए बढ़िया से। फिर बात आती है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा दक्षिणी पठारी क्षेत्र। अब दक्षिणी पठारी क्षेत्र की जब हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं कि यह प्रदेश गंगा के मैदान के दक्षिण में हम लोगों को दिखाई देता है। तो है भी गंगा के मैदान के दक्षिण में ही हम लोग को दिखाई देता है। इसको पश्चिम से पूरब की ओर तीन विभिन्न नामों से जाना जाता है। पश्चिम में यमुना का यह वाला जो क्षेत्र जहां से यमुना बहती हुई है, जो दक्षिण में ये जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग ट्रांस यमुना के मैदान के नाम से जानते हैं। इसके ट्रांस यमुना के मैदान के नाम। जबकि मध्य का ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है बुंदेलखंड का भाग। क्या कहा जाता है? इसको बुंदेलखंड का भाग कहा जाता है। जबकि इसके पूरब में यहां ये सोनभद्र और इधर वाला ये जो क्षेत्र है, यहां इसे बघेलखंड के पठार के नाम से जाना जाता है। यह पठारी भूभाग लगभग में 52 से 53 या 52,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिसकी औसत ऊंचाई 300 मीटर है। उत्तर दक्षिण से उत्तर की ओर घटती हुई ये हम लोग को दिखाई देती है। यानी कि कहा जाए इसका जो ढाल है यह दक्षिण से उत्तर की तरफ ढाल है। तभी चंबल नदी, सोन नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हुई इधर की तरफ आती हुई हम लोगों को दिखाई देती हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर यहीं आप लोग बुंदेलखंड के बारे में, चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा बात करते हुए इस क्षेत्र के बारे में आप लिखेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैप की कितनी ज्यादा महत्वता है। अगर आप कम शब्दों का प्रयोग भी करते हैं, कुछ छूट भी जाता है, तो उसकी भरपाई मैप कर देता है। मैप कर देता है उसकी भरपाई। एग्जामिनर को पता होता है कि यानी बच्चे को पता तो है। क्लियर है यहां तक? तो इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपको अगर देना है तो आपको कौन सा, उत्तर प्रदेश को भौतिक प्रदेश में बांटिए और प्रत्येक के बारे में बताइए। तो आपको इन सब चीजों के बारे में लिखना पड़ेगा। इन सब चीजों के बारे में लिखना पड़ेगा। अब मान लीजिए आपसे अगर यह क्वेश्चन पूछता है, अब क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात आती है तो गंगा की बात जरूर आती है, तो फिर गंगा के मैदान के निर्माण के बारे में और उसके उप विभाग के बारे में अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि फॉर्मेशन ऑफ यू जो है उत्तर प्रदेश गंगा प्लेन, उत्तर प्रदेश के गंगा मैदान का निर्माण कैसे हुआ और इसके उप विभाग क्या है, तब आपको ऐसे में प्रश्न को ध्यान में रखते हुए चर्चा करनी पड़ेगी। यानी कि आपका प्रश्न अगर यह हुआ, मैं एक एक चीज पर जो है आप लोगों के साथ इसीलिए चर्चा कर रहा हूं कि आप लोग हर एक चीज को समझ जाएं। किसी भी चीज को ये ना समझे कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, क्या है क्या नहीं, ठीक है ना, ऐसे करके पूछे। उत्तर प्रदेश के गंगा मैदान की विशेषता बताइए। कि गंगा मैदान की बताइए।
उत्तर प्रदेश के गंगा मैदान की विशेषता बताइए, उसके निर्माण एवं उसके उपविभाग कीजिए, या उसके निर्माण एवं उपविभाग बताइए। तो अब जो आपने गंगा के मैदान के बारे में, सॉरी, आपने जो अभी गंगा के मैदान के बारे में पढ़ा या उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ा, अब यहां से आप लोगों से अलग तरीके से गंगा मैदान के बारे में पूछना चाह रहा है। यानी कि यहां आप लोगों से पहले तो आप उत्तर प्रदेश के गंगा मैदान की विशेषता को बताएंगे, जो मैंने आपको पहले बताया उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे, और मान लीजिए ये आपसे 200 शब्दों में अगर पूछा गया है, 200 शब्द, 12 नंबर का ये पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो उसकी विशेषता बताएंगे कि हाँ 4 भाग हैं ऐसे ऐसे करके, और फिर आप लोग सीधे गंगा के मैदान में आएंगे, और फिर क्या कहेंगे आप लोग, कहेंगे कि राज्य के गंगा का मैदान अपनी विशालता के कारण 4 उपभागों में विभाजित हम लोगों को दिखाई देता है। और वो 4 उपभाग कौन से हैं? 4 उपभाग कौन कौन से हैं? पहला आप लोग कहोगे गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब। फिर आप कहोगे अवध का मैदान, अवध का मैदान, रोहिलखंड का मैदान, रोहिलखंड का मैदान, फिर अवध का मैदान, और फिर पूर्वी मैदान, पूर्वी में। तो निर्माण के बारे में तो आपको बताना ही होगा कि जो मैंने आपको बताया अभी कि किस किस तरीके से निर्माण हुआ, किस तरीके से गंगा नदी के क्षेत्र में जो है अपवाह क्षेत्र में हिमालय को लाकर काट कर उनके अवसाद का निक्षेपण किया गया और निर्माण हुआ। और फिर उप विभाग में आपको यह 4 भाग डालने होंगे। अब लेकिन एक और बात आती है, अगर आप इस प्रकार के प्रश्न में, जिसमें आपको मैदान की विशेषता मैंने आपको पहले ही बता दी कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, किस तरीके की है, निर्माण कैसे हुआ, ये पिछले प्रश्न में हम लोगों ने डिस्कशन किया ही किया। अब उप विभाग की बारी आएगी, तो क्या केवल हम इन 4 के बारे में लिख दें तो हमारा काम चल जाएगा, या हमें इस पर और काम भी करना पड़ेगा? अगर आप इन सबको बताने के बाद इन 4 उपभाग को खाली लिखते हैं, और एक स्टूडेंट इन 4 उपभाग के बारे में कुछ कुछ बताता है और उसे मैप पे अच्छे से दर्शाता है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से बनाकर, ये देखिए कुछ इस तरीके से बनाकर, तो निश्चित रूप से उस बच्चे को मार्क्स ज्यादा मिलेंगे जो इस उपभाग को इस फिगर के माध्यम से दर्शाकर बनाकर दिखाएगा, उसको ज्यादा फायदा मिलेगा। अब यहां आपको 4 भागों के बारे में बताना है, एक ये, एक रोहिलखंड का मैदान, एक अवध का मैदान और एक पूर्वी मैदान। इन 4 भाग के बारे में आपको बताना है। आप गंगा यमुना दोआब के बारे में क्या कहेंगे कि यह दोआब उत्तर में सहारनपुर से लेकर पूरब में इलाहाबाद जिले के पश्चिमी भाग तक हमें विस्तृत दिखाई देता है। यमुना नदी इसके पश्चिमी सीमा व गंगा नदी इसकी पूर्वी सीमा बनाती है, और इसको विस्तार एवं स्थिति के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला ऊपरी गंगा का मैदान, फिर मध्य गंगा का मैदान, और फिर निचली गंगा का मैदान। अब ऊपरी गंगा में आप लिखेंगे कि ऊपरी गंगा के मैदान का जो दोआब का जो विस्तार है, यह उत्तर में सहारनपुर से लेकर दक्षिण में बुलंदशहर व गौतम बुद्ध नगर तक हम लोगों को दिखाई देता है। इन जिलों के अलावा इसमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ जिले भी शामिल हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 18,500 वर्ग किलोमीटर है। मध्य गंगा के दोआब की बात अगर आप लोग करोगे, या मध्य दोआब की, तो कहोगे इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में अलीगढ़ से लेकर
और दक्षिण पूरब में कन्नौज व उरैया तक हम लोगों को दिखाई देता है। इसके अंतर्गत हाथरस, एटा, कासगंज, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद जिले शामिल हैं। यह क्षेत्र लगभग में 23-23,500 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इनमें यमुना के समीप के जिलों का कुछ भाग इससे बाहर विस्तृत मिलता है। फिर आपसे कहेगा निचली गंगा के मैदान, निचली या निम्न दोआब के बारे में आप लोगों से अगर कहेगा जो है लिखना अगर आपको हुआ तो क्या लिखोगे कि इसका विस्तार कानपुर, कानपुर देहात, कौशाम्बी, फतेहपुर जिलों पर मिलता है। इलाहाबाद जिले का पश्चिमी सीमावर्ती भाग इसी का ही अंश है। इसका विस्तार लगभग में 12,100 वर्ग किलोमीटर में दिखाई देता है। पश्चिम से पूरब की ओर इसकी चौड़ाई गंगा यमुना नदियों के समीप आने के कारण कम हो गई है। देख लीजिए, कम होती चली गई है चौड़ाई, क्या होती गई है यहाँ पर, कम होती चली गई है। तो ये आप लोग दिखेंगे किसके बारे में, गंगा यमुना दो आपके बारे में, अगर उप विभाग को आपको बताने को कह रहा है। फिर आप लोग इसके अंतर्गत बात करेंगे रोहिलखंड के मैदान के बारे में। आप कहोगे इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के लगभग 9 जिलों में मिलता है। इसको रामगंगा नदी ने 2 भागों में बांट दिया है। पश्चिमी भाग बिजनौर, चंदोसी, बांगर व पूर्वी भाग रामगंगा खादर के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल लगभग 30,200 वर्ग किलोमीटर है। इसके अंतर्गत बिजनौर जिला आता है, मुरादाबाद आता है, संभल आता है, अमरोहा आता है, बदायूं आता है, बरेली आता है, पीलीभीत आता है, रामपुर आता है, शाहजहांपुर आता है, वो इसी के ही अंतर्गत आते हैं, रोहिलखंड के मैदान के अंतर्गत। फिर अवध के मैदान के बारे में आपको बताना होगा, तो आप कहोगे कि यह पुरातन संस्कृति का केंद्र रहा है, क्योंकि आप लोग इतिहास में भी पढ़े हुए हैं। और कहेंगे इसका विस्तार लखीमपुर, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली जिलों पर मिलता है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 42,300 वर्ग किलोमीटर है। यह सभी जिलों के आकार की दृष्टि में सबसे बड़ा भी हम लोगों को दिखाई देता है सभी, ठीक है ना। घाघरा नदी इसकी उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है। पश्चिम दक्षिण सीमा पर गंगा नदी के द्वारा इसके समीप जो है सीमाबद्ध किया गया। ये इधर की तरफ अगर हम लोग देखें, यहाँ से बहती हुई आएगी, तो क्लियर है यहाँ तक। गोमती नदी इसके मध्य से प्रवाहित होती है और यही जाके गंगा में आगे मिलेगी। फिर बात आती है पूर्वी मैदान के बारे में। तो पूर्वी मैदान के बारे में आप लोग कहेंगे कि यह ऊपरी गंगा के मैदान का पूर्वी तथा मध्य भाग का पश्चिमी भूभाग है, जिसकी सीमा लगभग 96 नेशनल हाईवे से लगती है। पूर्णतः मंद ढाल वाला एक समतल मैदान है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 100 मीटर है। यहाँ जलोढ़ मृदा की गहराई लगभग 1300 से 1400 मीटर के मध्य पाई जाती है। ऊपरी भाग में घाघरा ताप्ती ने खादर के विस्तार में सहायता की है इसके निर्माण में, और उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ने पर इस मैदान को राप्ती खादर, सरयू पार का मैदान, पुरबैया का मैदान के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें शामिल होने वाले जिले लगभग 12 जिले इसके अंतर्गत शामिल हैं और लगभग 66,200 वर्ग किलोमीटर में यह भाग फैला हुआ है। तो आपको ये सारी बात और फिगर में जब आप मैप में दर्शाओगे तो नंबर तो आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसे कहाँ काटेगा नंबर। अब आप क्या करो, खाली कथा के रूप में अगर लिखोगे, खाली कथा 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 फैक्ट कथा, तो उसको भी समझ में आएगा बस रटा रटाया है और कुछ है नहीं। तो ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं देगा, नंबर देगा। मान लीजिए 12 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन, जो है 12 मार्क्स में पूछा, 12 मार्क्स में, तो आपको देगा 5 नंबर, 4 नंबर, अच्छे अच्छे नंबर देगा। और अगर आपने मैप को बनाकर अच्छे से बताया है और हर एक चीज को बताया है यहाँ पर, तो तय है 8 से 10 के बीच में नंबर आपको मिले, और कहो 11 तक मिल जाए, अगर उसको पसंद आया कि हाँ भाई बच्चे ने मेहनत की है आंसर की राइटिंग को लेकर। तो 2 क्वेश्चन पर हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा की। इसी के ही अंतर्गत उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश के ही अंतर्गत एक और प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, या पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी तक तो पूछा नहीं है, खाली पिछले साल ही आया, लेकिन पूछा जा सकता है, जिसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और आपको मैटर अच्छा लग रहा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ यह बहुत कारगर है इस बार की ही परीक्षा के लिए कि नहीं, केवल भविष्य की परीक्षा के लिए भी जो है हमारे लिए यह कारगर है, तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।